चलो तो पहले कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं और उसके बाद हम आएंगे फिर आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर PYQs जो लिमिट थ्योरम वाले हैं या जो कि 2019 से 2023 का जो भी लिमिट थ्योरम के क्वेश्चंस हैं आपने ट्राई किए ही होंगे, जिन लोगों ने नहीं किए एक बार कर लेना, फिर डाउट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। चलो अभी पहले आते हैं, तो हम लोगों ने बात किया था है ना, अभी जैसे मेनली 4 तरह का कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक, फिर कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली एंड कन्वर्जेंस इन rth मीन। सो ये 4 तरह के कन्वर्जेंस आपको पढ़ने हैं यहाँ पे सिलेबस में। तो अभी पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं रिजल्ट्स, एंड उसके बाद आएंगे बाकी और कुछ रिजल्ट देखेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि लाइक जो डेफिनेशन थे बस रिपीट कर देता हूँ कि xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x इफ एंड ओनली इफ, क्या था याद है किसी को, क्या डेफिनेशन था इसका? xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x, limit n tends to infinity, expectation of mod of xn minus x to power r is equals to 0. ओके तो ये डेफिनेशन है। तो पहला थ्योरम ये है कि जैसे अगर ऐसा होता है कि इफ xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x, देन जो एक्सपेक्टेशन आपके पास x की पावर r है उसकी लिमिट, तो अगर ऐसा होगा तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn की पावर r, xn की पावर r, ये इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी मॉड x की पावर r। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग कि जैसे यहाँ xn है वहां x है, सो xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x, सो दिस विल होल्ड फॉर दिस। यहाँ r क्या, r कोई पॉजिटिव नंबर है तो r पॉजिटिव के लिए हम डिफाइन करते हैं, सो r इज सम पॉजिटिव रियल नंबर। तो एक तो ये रिजल्ट है पहला। एंड आप लोगों को याद है जैसे हम ये पढ़ा था हमने प्रोबेबिलिटी में कि अगर जैसे मान लो कोई नंबर है r और s, तो r ज्यादा है s से, ठीक है, एंड दिस इज मोर देन 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r अगर फाइनाइट है तो आप क्या बोलते हैं, ये rth मोमेंट हो गया। तो मोमेंट ऑफ ऑर्डर r अगर फाइनाइट है तो व्हाट कैन यू से अबाउट मोमेंट ऑफ ऑर्डर s, उसको भी फाइनाइट होगा है ना। सो ये रिलेशन है, हाँ मतलब छोटा हो ना हो, छोटा जरूरी नहीं, मतलब वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, दिस इज फाइनाइट, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा उसके हिसाब से। सो तो ये थ्योरम था डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यही थ्योरम यहां भी होल्ड, मतलब ये है कि मान लो ऐसा है इफ इसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे थ्योरम लिखे तो इससे आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसा है, मान लो इफ r इज मोर देन s इज मोर देन 0 एंड xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x, ये मतलब है, then xn will converge in sth mean, या है ना rth mean था, rth mean, तो this to x, ये रिजल्ट भी ट्रू होगा। लास्ट वाली स्लाइड पे जी तो बाकी आपको ये पता ही है कि दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस इन जनरल, है ना, एंड दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस इन जनरल। इन दोनों में कोई खास बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, एक डिस्कस करेंगे हम लोग। सो मतलब ये दो अलग अलग है, क्योंकि ये इसको इंप्लाई करेंगे और ये इसको इंप्लाई करते हैं, बाकी ये इसको और इसको भी इंप्लाई करते हैं। सो दोनों है ना, ऐसा है, ठीक। चलिए तो आगे, एक तो ये रिजल्ट हो गया, अगला रिजल्ट लिखेंगे हम। अच्छा इससे तो आप ये भी बोल सकते हैं क्या होता है ना, अगर मैं थोड़ा पर्टिकुलर लिखूं कि मान लीजिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो सॉरी nth नॉट ऑर्डर,
xn random variable converges in second mean to x, then limit e of xn square, इसकी जो लिमिट होगी ऑब्वियसली e ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगी। ये तो यहां से आ गया, ये जो थ्योरम था इसी से आ जाएगा वो, है ना। तो मॉड लगाओगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ठीक है। साथ में अगर फर्स्ट मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो व्हाट कैन यू से अबाउट फर्स्ट सेकंड मोमेंट, मतलब अच्छा सॉरी सेकंड मोमेंट यहां मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना, तभी लिख पाएंगे। सो एंड साथ में आप ये भी बोल सकते हैं, तो ये गारंटी देगा कि लिमिट n टेंड्स टू, हाँ फर्स्ट मोमेंट में भी ये चीज होल्ड करेगी। सो दिस विल होल्ड इन केस ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑल्सो। ठीक है यहां तक। अच्छा एक क्वेश्चन ट्राई करो, जैसे ये हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी xn इज 0, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, एंड प्रोबेबिलिटी xn इज n, दिस इज 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि देन क्या xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू x, ये आपने फर्स्ट क्लास में ही किया था। xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, या xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x। याद करो। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें से। इनका रेंज 1 टू इंफिनिटी होगा। हाँ n नेचुरल नंबर है, यस। सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, तो सीक्वेंस का डोमेन तो नेचुरल नंबर होता है। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके तुम चेक करो पहले, आराम से चारों ऑप्शन चेक कर लो, सीधा बताना मुझे एंड में कौन सा करने के, पहले एक बार चेक कर लो आराम से। सारे ऑप्शन गलत होंगे। सारे गलत हो जाएंगे। सर क्योंकि सेकंड ऑर्डर मीन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा सर कर रहा है। अच्छा फर्स्ट वाला तो रॉन्ग होगा। ओके सर मीन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, फिर तो प्रोबेबिलिटी अगर चलो फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं मैं। तो आप लोगों ने डिसाइड किया क्या करेक्ट लग रहा है, बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को। ऑलमोस्ट श्योर वाला तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। कल हमने एक थ्योरम लिखा था। अच्छा x क्या है एक्चुअली, यहाँ पे x मैंने बताया ही नहीं आपको, कैसे डिसाइड करोगे। सर इंटररिलेशन से तो लेकिन ये सारे नहीं है एक्चुअली x तो मैंने आपको बताया नहीं, हाँ x बता रखा है इन्होंने, 0 है एक्चुअली, है ना, x इज डिजेनरेट एट 0। तो चलो ठीक है, अभी क्योंकि मैंने x तो बताया ना आपको, x क्या है कैसे चेक करोगे। सो x इज डिजेनरेट एट 0, ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चेक करो कोई नहीं,
तो मतलब ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये कुछ नया नहीं है, ऐसा हो गया मतलब। ठीक है, तो कहने का मतलब, हाँ अब बी ऑप्शन ट्रू हो रहा है। बी ट्रू हो रहा है, ओके। तो ये सब जीरो हो गया, मतलब ये जीरो कर दिया, ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया ही नहीं आपको, तो हाँ ये सब जीरो है। अब बताइए बी सही है, तो अगर बी सही है तो सी भी सही हो जाएगा बाई थ्योरम, सही होगा। डी भी। चलो मैं डी से स्टार्ट करता हूं। कल हमने एक थ्योरम पढ़ा था, दिस कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू दिस इफ एंड ओनली इफ, वो सीरीज वाला, ठीक है ना, कि सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज फाइनाइट। एक तो ये पढ़ा था, और एक पहले दिन जब, या कल भी लिखा था, एक ये भी है, कोई भी एक यूज कर सकते हो आप, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा वाला। तो वहां हमने देखा था कि probability xn is equal to 0 for all n more than equal to m। सर फिर हो जाएगा सर, ऑलमोस्ट श्योरली 0 हो तो ये इस वाले से कर दो, इस वाले से हो जाएगा। तो इस वाले से ये क्वेश्चन हो जाएगा पहले वाले रिजल्ट से। मैं एक्चुअली कई बार रिपीट करो, ये सब चीजें कॉमन है। पहले स्टेटमेंट से ही एक थ्योरम हो जाएगा, मतलब ये चेक करना है ना, तो ये वाला थ्योरम यूज करो। अब बताओ आप लोग, तो यहां अगर मैं फाइंड करूं प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो अगर ये मैं फाइंड करूं तो मेरे पास सपोर्ट में दो वैल्यू है, 0 या n। तो अभी तो 0 नहीं आएगा, तो 1 माइनस कर दूं मैं, सो मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। तो अब इसमें 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव है, एप्सिलॉन 0 नहीं होगी, एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर, डी वाला भी होगा ना। तो एक्सएन लेस देन ये है, तो 0 वाला आ गया, 0 वाला आ गया, तो फाइनली ये आ गया 1 बाई, अच्छा ये कल वाला क्वेश्चन ही तो है जहां मैंने अल्फा लिख दिया था, कल एक क्वेश्चन किए थे। अल्फा ग्रेटर, हाँ अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगी, मतलब ऑलमोस्ट श्योर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये चूंकि मैंने 2 लिख दिया है तो इसीलिए हो जाएगा, इसी स्टोरी से कल किया था। अब ये हमने निकाले, अब चूंकि पहला स्टेटमेंट आप यूज करेंगे ये वाला थ्योरम, तो सीरीज इसकी कन्वर्ज करेगी, इसीलिए सो सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, जो कि यहाँ इक्वल हो गया समेशन 1 बाई एन स्क्वायर के, और दिस इज कन्वर्जेंट एंड दैट्स व्हाई, तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो डी करेक्ट हो गया। और चूंकि डी करेक्ट हो गया तो मुझे सी और बी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो थ्योरम कहता है कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस विल इंप्लाई इन प्रोबेबिलिटी विल इंप्लाई इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है, तो डी सही है, मतलब बीसी ऑब्वियसली सही होगा फ्रॉम थ्योरम यूज करके, तो बीसीडी सही हो जाएगा ड्यू टू डी। अब ए पे आते हैं, तो ए का लगाते हैं डेफिनेशन, होगा ए, रुको, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एन स्क्वायर, है ना, एक्स एन माइनस 0, यही करेंगे ना आप। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एन स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर हटा भी सकते हो आप। अब ये है एक्स स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर इंटू दिस, तो 0 हो जाएगा पहला टर्म, 1 एन स्क्वायर इंटू दिस, तो एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, कितना आया, 1 आ गई, लेकिन आना क्या चाहिए था, 0, है ना, 0 डेफिनेशन के हिसाब से 0 आना चाहिए था, बट ये 1 आ गया, सो दिस इज नॉट 0, क्योंकि ये लिमिट इसकी 1 है ना। तो हमने ये पढ़ा था, आपने तो सम नहीं लिया सर, सम क्यों लेंगे हम, ये तो एक्सन, लेना पड़ेगा ना। तो एक्सन की पॉसिबल वैल्यू क्या है, और अच्छा ये बर्नौली को लिया है ना, अच्छा ठीक है, 0 स्क्वायर इंटू दिस, एन स्क्वायर इंटू दिस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल समेशन xi pi लिया, तो समेशन यहाँ पे 0 और 1, 0 और n, तो 0 स्क्वायर इंटू दिस, 1 स्क्वायर इंटू दिस,
तो ये 1 आ गया, बट हम ये जानते हैं कि xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू x या 0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xn स्क्वायर शुड गिव यू 0 n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये होना चाहिए था, बट वो तो आया नहीं, तो इसका मतलब है कि ये गलत है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। ठीक है ना, तो इससे आप एक चीज समझ पा रहे हैं क्या ना, ये इसको इंप्लाई नहीं कर रहा, अगर ऐसा होता तो ऑलमोस्ट श्योर उसको इंप्लाई करता, तो ऐसा तो नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और। स्लाइड, हाँ स्लाइड दिखाना, एक थ्योरम ये हो गया, ये हो गया। हाँ ये तो हो गया था, पिछला स्लाइड जिस पे आपको थ्योरम लिखा है। हाँ हाँ हो गया सर। ठीक है, तो अब नॉट श्योर ये क्वेश्चन आपने पहले किया है कि नहीं, एक बार देख लो। तो फर्स्ट है कि xn इज बर्नौली 1/n, देन आपसे पूछ रहा है xn है ये, देन आपसे पूछा जा रहा है, सेम ऑप्शंस हैं, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 एंड xn कन्वर्जेस इन सेकंड मीन टू 0। और दूसरा क्वेश्चन है, सर x क्या फॉलो कर रहा है? नहीं यहाँ x 0 है, डीजेनरेट एट 0, x है ना, यहाँ पे x अगर लिखता मैं तो x इज डीजेनरेट एट 0। तो xn का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 1, एंड जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो आपको पता है, सो इसका yn नाम दे दिया, दिस इज मैक्सिमम ऑफ तो ये भी आपने शायद मुझे लगता है पहले किया है, एक बार चेक करो। पहले वाले में A B D होगा और C वाला नहीं होगा। अच्छा A B D हो जाएगा यहाँ पे, नहीं होगा सर। C भी होगा, ये भी तो हो रहा है। हाँ साइबर चेक करना पड़ेगा। C नहीं होगा। होगा। ओके अभी देखते हैं।
हाँ अंकल। हम लोग नहीं जाने तो थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा अच्छे लग रहे हो आप दोनों। नहीं लॉक करके की चला गया। अच्छा। हमारा नाम डाला है ना। हाँ ना लॉक करके चला गया और खुलेगा कैसे? वाह दूसरे ने साइकिल लेके आ गया और गाड़ी में गया था। तो दूर है। अच्छा नामदान हुआ। हमारे घर में एक दिन होगा बुधवार करके होगा। उस दिन कैंसिल करेगा। ठीक है। मैंने 6 बजे से 9 बजे तक हाँ ठीक है। 3 घंटा होगा। हाँ संध्या 6 बजे 9 बजे 9:30 बजे खत्म। हाँ उस दिन मैं इसका सफाई कर दूंगा उस दिन। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कोई तकलीफ होगा नहीं तो? नहीं कोई तकलीफ नहीं। नहीं रहा तो देखना गाड़ी में क्या। जी जी ठीक है। अच्छा ठीक है थैंक यू। हाँ इसका आया आंसर। अच्छा यहाँ मैंने ये लिखा था लास्ट टाइम, क्या लिखे थे हमने इसको, एक मिनट, n मोर देन इक्वल टू m एंड लिमिट, इसको करेक्ट कर लो, ये लिखा था ना पहले दिन, लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी, सुप्रीम जो ले रहे थे n मोर देन इक्वल टू m। अच्छा लिमिट लगा ही दिया ना तो बात बराबर ही हो जाएगी, वो ऐसे सेम चीज़ ही है क्योंकि ऐसे इक्विवेलेंट ही है। इसी को मैं आगे एक्सपैंड करके लिखूँ जो हम डे 1 में डेफिनेशन लिख रहे थे, ये वही है। इसी को और लिखेंगे तो इफ एंड ओनली लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी सुप्रीमम ऑफ दिस मोर देन एप्सिलॉन, जहाँ n मोर देन इक्वल टू m होगा, ये सेम ही है तो इक्वल टू 0। ये और ये सेम ही है। तो पहले मैं सेट में जाइए। बताओ। सेकेंड क्वेश्चन में डी वाला नहीं हो रहा है। अच्छा डी नहीं, बाकी सब है। नहीं बाकी भी नहीं चेक किए। अच्छा सर ये तो है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। नहीं होगा तो बताओ क्या करके फाइनल बताओ कौन सा है कौन सा नहीं एक साथ। सर बी नहीं है। बी नहीं है, फिर बाकी
बी नहीं है, ए है, सी डी में बताइए। तो डी भी नहीं होगा। अच्छा डी डी, तो नहीं है, डी नहीं है। ओके। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे था, एक्सन बर्नौली 1/n है, तो एक्सन क्या है, बर्नौली 1/n है। इसका मतलब है कि xn 0 और xn 1 ले सकती है, तो 1 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, 1 माइनस 1/n। सो अब सिंपली यहाँ से मैं सीधा पहले ऑलमोस्ट श्योर चेक करता हूँ। तो उसके लिए था कि xn converges almost surely to 0 if and only if series probability mod xn more than epsilon, this is finite for all epsilon more than 0। तो अगर ये फाइंड करोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी mod xn more than epsilon, अगर आप ये फाइंड करोगे तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, अभी है ना, तो 1 माइनस कर लो, 0 इंक्लूड करना है तो। तो ये 0 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, 0 पे ये है, तो फाइनली ये 1/n आ गई। तो इसका सीरीज जो ही लेंगे हम, लेकिन बुक ये कहता है एक्चुअली कि जैसे, सॉरी, ये हमें पता है कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो हमारा थ्योरम कहता है अगर कन्वर्ज करेगी तब वैसा होगा, या वैसा है तो कन्वर्ज करेगी। लेकिन चूंकि डाइवर्ज कर रही है तो इसको दूसरे अप्रोच से एक बार चेक कर लो। जैसे ना ये डाइवर्ज कर गई, तो थ्योरम ये कहता है अगर ऐसा है तो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज कर रही है तो ऐसी होगी। तो कई बार क्या होता है, इसका नेगेशन मे नॉट बी ट्रू, कहने मतलब ये कहना चाहता है कि इन्फिनिटी आ गया तो दिस थ्योरम फेल्स। मैं बुक में ये देखा हूं कि वो ऐसा कहता है कि इफ दिस इज फाइनाइट देन दिस, अगर ये इन्फिनिटी आ गया देन यू कैन नॉट से एनीथिंग, मतलब मेक कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो उसके लिए आप दूसरा अप्रोच यूज करो, जो दूसरा हमने लिखा था। दूसरा क्या था, xn converges almost 0 पे क्या है, यहाँ देखिए mod xn लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है ना, तो इसमें 0 हमेशा इंक्लूड होगा चाहे एप्सिलॉन कुछ भी ले ले। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 माइनस आ गया ना। तो यहां से दूसरा तरीका बताया था ना मैं, क्या, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या लोगे, या m मत लो, वो छोड़ो, वो था हमने देखा था ना, ये पहला जो पहली क्लास में किए थे, जो आप लोगों को शायद समझ नहीं आया था, इसमें ये था कि क्या, xn is 0 for all n more than equal to m, yes sir। ये, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट शुड बी 1, यस सर। ये चीज है कि सर ये तो ट्रू आ रहा है, अच्छा नहीं आएगा, देखो। सो xn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। सो यहाँ पे कितने रैंडम वेरिएबल है, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इसको कि xn is 0 for all n more than equal to m, और अभी के लिए फिक्स कर देते हैं कैपिटल N। तो कैपिटल N यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है तो कैपिटल N क्या है, अगर ऊपर वाले चीज को मैं सेम ये लिखूं तो इस चीज को मैं ऐसा लिखूंगा तो n क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसको ठीक से समझो,
ऐसे यहाँ से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्या दिख रहा है, फाइनाइट होता तो ये कन्वर्ज करती, ये है, लेकिन दूसरे अप्रोच से मैं बता रहा हूँ तुम्हें ना। सो यहाँ से क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी एक्स एम इज 0 एक्स एम, अच्छा फिर मैंने इंडिपेंडेंस देना शायद भूल गया ना, एक्स एन इज इक्वल टू 0, ये होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट की जरूरत यहाँ पड़ेगी, अदरवाइज ब्रेक नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो वहाँ इंडिपेंडेंट नहीं लिखा होगा, मैंने क्वेश्चन में है क्योंकि मैं इतना ही लिखा था इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं लिखा था, बट फिर भी यहाँ से तो आ ही गया था ना। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा एक्चुअली रैंडम वेरिएबल्स। सो यहाँ से क्या आएगा, अब बताओ इंडिपेंडेंट अलग अलग हो जाएगी, 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस, तो ये x ये वाली 1 माइनस 1 बाई एम, तुम्हें वो याद आएगा जो फर्स्ट क्लास में हम कर रहे थे, m प्लस 1 कहाँ तक 1 प्लस 1 बाई यहाँ तक, चेक कीजिए, नहीं प्लस नहीं माइनस बीच में। सो ये आपके पास आएगा, मतलब ये हम थ्योरम यूज कर रहे हैं आप। सो 1 माइनस 1 बाई एन, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है, ये ओपन करो m माइनस 1 बाई एम, m प्लस 1 माइनस एम, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा कि लिमिट कैपिटल N टेंस टू इंफिनिटी m माइनस 1 बाई एम, यहाँ आएगा m बाई m प्लस 1, m प्लस 1 बाई m प्लस 2, n माइनस 1 बाई n, ऐसा है। तो हो क्या रहा है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया होगा, तो बचा क्या, सो बचा यहाँ से यहाँ से 0 आ जाएगा। हाँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सो m माइनस 1 बाई n, ये आ जाएगी 0 जब n टेंस टू इंफिनिटी है। और थ्योरम कहता है ये 1 आएगा अगर कन्वर्ज करेगी, इफ एंड ओनली इफ है, कन्वर्जेस टू 0 इफ एंड ओनली इफ xn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, दिस इज 1, ये थ्योरम है जिसको हम यूज कर रहे हैं। दो थ्योरम यूज कर रहे हैं ना, एक तो ये थ्योरम है और एक वो वाला है। तो यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब xn does not converge almost surely to 0। यहाँ से भी नहीं आया था, अगर ये फाइनाइट आ गया होता तो कन्वर्ज कर गया होता, नहीं हुआ, ये 1 आ जाता तो कन्वर्ज कर गया होता, नहीं हुआ। और ये वही क्वेश्चन जो फर्स्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था। तो अगर ये फाइनाइट आता तो कन्वर्ज करता, फाइनाइट नहीं आया तो ये है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बाकी तो आपने कर दिया होगा ना, तो ऑलमोस्ट श्योर नहीं है, बाकी मैं चेक करूं क्या हो गया। हो गया सर, अरिथमेटिक में नहीं था, सॉरी था, तो बाकी दोनों। हाँ, अरिथमेटिक में सेक्शन में ये एक्सन स्क्वायर, तो यही आ जाएगा फिर n स्क्वायर इंटू 1 बाई n हो जाएगा, ये तो n आ गया। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn स्क्वायर, ये आपका इंफिनिटी आ गया, लेकिन आना चाहिए था 0, है ना, क्योंकि सॉरी आ गया, ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप e ऑफ xn स्क्वायर तो 1 स्क्वायर इनटू दिस। एक मिनट मैंने क्या किया है, मैंने किस पे सॉल्व कर दिया, मैंने n के लिए सॉल्व कर दिया। हाँ एक मिनट, तो यहाँ तो xn स्क्वायर मुझे इसके लिए करना था ना, तो ये हो गया 0 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई एन, तो ये फाइनली 1 बाई एन जो कि 0 पे कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो मैंने वो n के लिए किया है, तो ये मैंने n नहीं, यहाँ पे 1 है मेरे पास, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई एन, तो ये आ गया, इसकी लिमिट आ जाएगी 0, तो 0 आ गई, इसका मतलब है कि ओके है। सो ओके, बाकी आप चेक कर लो, ठीक है ना, बाकी तो वैसे ही है, CDF निकालो, और अगर A ट्रू है तो B भी ट्रू होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये, तो कांस्टेंट के लिए दोनों इफ एंड ओनली इफ होता है, कांस्टेंट के लिए तो A ट्रू हो जाएगा तो B भी हो जाएगा। चलिए इस पे आते हैं। सर शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे होगा। अच्छा ये 1 पे जा रही है, ओके, तो मुझे तो 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चेक कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन था। नहीं तो 0 पे कह रहा है क्वेश्चन, तो आई थिंक ट्रू भी है, चेक कीजिए, चेक करते हैं। चलिए सो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, एक मिनट, ये सब nth ऑर्डर स्टैट्स था, मैंने थोड़ा वो किया होगा, अभी चेक कर लीजिए आप लोग फिर से।
ये सब में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। और वो देखो ये xn तो एक रैंडम वेरिएबल है और ये xn nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स yn लिखना था मुझे, yn लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये यूनिफॉर्म 0 1 है तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये तो पता ही है मुझे पहले से ही, बीटा में आता है ना। हाँ, तो यहां से अगर आप इसका पीडीएफ तो इजीली लिख सकते हैं, सीडीएफ लिखना है मुझे, तो सीडीएफ डायरेक्टली लिख सकते हैं हम तो nth ऑर्डर स्टैट्स का, है ना। सो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n और उसका सीडीएफ यूनिफॉर्म 0 1 का सीडीएफ कितना होगा, x की पावर n मिलेगा, x की पावर n होगा ना सर। CDF है ना सर। हाँ अच्छा सॉरी, मैं पीडीएफ क्यों लिख रहा हूँ, हाँ मैं पीडीएफ लिख रहा हूँ ना। सीडीएफ में जस्ट x की पावर n और 0 1 है ना, पीडीएफ लिख रहा था पहले मैं, ठीक है। 0 x मोर देन इक्वल 0 लेस देन 1 एंड 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1। तो ये आपका सीडीएफ आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का कि 0 x लेस देन 0 xn इफ दिस 1 इफ दिस। अगर इसमें आप लगा लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, तो ये तो ऑलरेडी 0 है और ये कितना है सर 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब वही कह रहे थे 1 पे है ना, तो उसमें गलत लिखा है इसका मतलब। सो 0 1 व्हेन x लेस देन 0 x मोर देन इक्वल टू यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 x लेस देन 1 पे 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगी तो इसके साथ मिल जाएगी, है ना, तो इसके साथ मिल जाएगी, और 1 है तो ये इसके साथ आ गई, ठीक है। तो इसमें तो गलत लिखा है इन्होंने, है ना, प्रूफ कैसे कर दिया है, देखिए जरा क्या किया है। सो अच्छा इसने प्रूफ भी कर दिया है। y लेस देन इक्वल टू 0 पे 0, y मोर देन 0 पे 1। अच्छा इसने गलत लिखा है, मतलब लिखने में गलती किया है इसने। अच्छा मैंने एक्चुअली मैक्सिमम लिया ना, ओके ठीक है, यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा है बाद में, ठीक है ओके। तो ये ठीक है, अभी तो ये है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली 1 होगा, इसने 2 क्वेश्चन लिखे, एक में मिनिमम एक में मैक्सिमम की बात किया है, तो मिनिमम 1 पे जाती है एक्चुअली, ठीक है ना, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा वैसे तो अभी यहाँ मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं बाकी तो ऐसा कोई भी ट्रू नहीं होगा, फिर चेक कर लो एक बारी इस क्वेश्चन में। तो xn does not converge in distribution to 0 क्योंकि xn converge in distribution to 1, और ये if and only if था xn converge in probability to 1, कांस्टेंट है ना, तो गलत हो गया। सेकेंड मोमेंट वाला भी फेल हो रहा है क्योंकि ex स्क्वायर कितना आता है, यहां से अगर आप फाइंड करो 1 आ जाएगा। अच्छा बीटा में है ना, क्योंकि बीटा में आप ex स्क्वायर की लिमिट निकाल लेंगे तो ये 1 आ जाएगी, तो ये मुझे सब में 1 कर देंगे तो ट्रू हो जाएगा सारा, नहीं चेक करिए, अगर 1 कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये भी ट्रू हो जाएगा, ये क्या होगा ट्रू होगा, चेक कर लीजिए। यस सर, डी वाला ट्रू हो जाएगा तो ए ट्रू हो जाएगा। हाँ डी ट्रू है तो वो डी इंप्लाइड डायरेक्टली कर देगा ए बी को। अब सी के बारे में सोचना पड़ेगा, 1 कर देता हूं अभी मैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उसने 2 क्वेश्चन है जो मैक्सिमम 1 पे जाएगी, मिनिमम वाली 0 पे जाएगी, है ना। सो इसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए आप चेक करके देखो, सेम क्वेश्चन, तो ठीक है ना, बीटा n1 है तो इसका मीन और वेरिएंस निकालो, मीन वेरिएंस से ex स्क्वायर आ जाएगा और उससे आप देख लो लिमिट 1 आ रही होगी, ठीक है। तो d ये हो गया। व्हाट अबाउट c, ये तो कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि मैंने खुद ही क्वेश्चन बना दिए हैं। हाँ तो क्या करेंगे, अगर वो सीरीज वाला क्वेश्चन लेके चले तो मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन, यही था ना,
सो मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन जो होगा, सर वो जो समेशन वाला है वो डिस्क्रीट के लिए है क्या? हाँ ये तो सर मतलब कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा समेशन वाला सीरीज? हाँ जो वो इंटीग्रेशन करके कह रहे थे। नहीं वो सबके लिए हो जाएगा, लेकिन ये तो जीरो के लिए था, वो तो कन्वर्जेंस टू जीरो के लिए है। हाँ वो तो तब लगेगा ना जब 0 के बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 1 के लिए कर दो आप। सो xn माइनस 1 मोर, नहीं वो सबके लिए है, थ्योरम है इन जनरल। तो अब ये फाइंड करो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड xn, ये ऐसे भी देख लो ना, -1 लेस देन एप्सिलॉन। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा तुम्हारा xn मॉड है ना, तो 1 माइनस एप्सिलॉन पे 1 प्लस एप्सिलॉन, और कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? अगर इससे करस्पॉन्डिंग आप सीरीज निकाल लो तो क्या होगी? क्या ये प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो? इसका सीडीएफ है ना पता आपको, तो सीडीएफ के टर्म में लिखो तो क्या होगा? यस सर। सीडीएफ पता है ना, सीडीएफ के टर्म में लिख लो। देखो एक बार फिर से, सो इसको अगले पेज पे करता हूँ। देखो सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, तो 0 होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि x1 x2 xn ये सैंपल है यूनिफॉर्म 0 1 से, अभी आईडी ले लो, और आपके पास जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा बीटा n, 1 है, तो इसका सीडीएफ हमने निकाले थे अभी। सो ये मिला 0 जब x लेस देन 0 है, x की पावर n जब x 0 से 1 में है, एंड 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 1 मोर देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, तो इसको जरा ओपन करो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और ये आ जाएगा आपके पास मॉड xn माइनस 1 लेस देन, नहीं यहाँ मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन तो कोई नंबर है ना, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस क्वांटिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसको खोलो आप, तो xn माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर है। मान लो ऐसा है, 1 प्लस एप्सिलॉन हो गया, तो इसको सीडीएफ के हेल्प से ओपन करो। सो सीडीएफ के हेल्प से आप ओपन करोगे तो आएगी 1 माइनस, ये हो जाएगी सीडीएफ एट 1 प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है चल रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं हम? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की ना। हाँ यस। तो हमारे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ना, सो यहाँ पे माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट 1 माइनस एप्सिलॉन, ये कितनी आएगी? इक्वल 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन क्या होगा? किसकी वैल्यू? अच्छा एक मिनट रुको, देखो यहाँ से पहले ये 1 प्लस एप्सिलॉन क्या है? 1 से ज्यादा होगा पक्का, क्योंकि एप्सिलॉन मोर देन 0 है, तो ये 1 आ जाएगी। ठीक है, माइनस, अब ये 1 माइनस एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, सो ये 0 का भी नहीं हो सकता एप्सिलॉन, सो ये पावर n आ जाएगी। तो कहने का मतलब आ गया 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर n। फाइन, यहाँ तक ओके है? चलिए, तो व्हाट अबाउट दिस सीरीज? प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 1 मोर देन एप्सिलॉन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो सीरीज 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, व्हाट डू यू थिंक? दिस विल कन्वर्ज और डाइवर्स? क्योंकि 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज कहती है कन्वर्ज करेगी, याद ना? ज्योमेट्रिक सीरीज r की पावर n की सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ r इज बिटवीन 0 एंड 1। तो r इज बिटवीन 0 एंड 1, एप्सिलॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 माइनस एप्सिलॉन इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब दिस इज फाइनाइट, एंड इफ एंड ओनली इफ
तो वो थ्योरम आ गया हमारे पास कि xn-1 कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। नहीं किया था ना, xn-1 हो गया तो 1 उधर शिफ्ट कर दो, तो मतलब ये हो गया कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 1। ठीक है जी, देख लो। हाँ जी सर। सेम थिंग। fx थोड़ा ये बता दीजिए, ये CDF 1 प्लस एप्सिलॉन पे 1 कैसे लिखा है? CDF की प्रॉपर्टी पे। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा हाँ ओके है, यही चीज आप करके देखो उसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो आई थिंक वो भी चारों ट्रू देगा। तो यहां से क्या आ गया? चारों ट्रू आ गया, इसका मतलब नहीं। यस सर। और अगर आप इसी क्वेश्चन में अगर ये करो, आप अब वेरीफाई कर लेना खुद ही आप। ये जो क्वेश्चन है अगर लिखते हैं हम कि x1 x2 xn दे आर IID यूनिफॉर्म 01, और मान लीजिए yn है आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दैट इज मिनिमम ऑफ दिस। तो आप चेक कीजिए यहां से, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट जो yn बोल रहा हूं, दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, that will converge in probability to 0, that will converge almost surely to 0, सेम तरीके से बिल्कुल हो जाएगा, and this converges in second mean to 0। ये RF मीन वाला आ रहा है 0। हाँ, मतलब उसी स्टोरी बिल्कुल सेम तरीके से, जैसे हमने अभी 1 पे हो गया तो उसी तरीके से अगर D ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। अब C को आपको बिल्कुल सेम तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF पता है, क्या होता है? 1 माइनस x इसकी पावर n। इसको ठीक से लिखोगे 0 when x less than 0, this when x between 0 and 1। तो है ना, तो ये कब? जब x less than 0, ये तब जब x between 0 and 1, और ये 1 when x more than equal to 1। चेक कर लीजिए। अब सिमिलर तरीके से हम चेक करेंगे, हमें चाहिए पहले प्रोबेबिलिटी मॉड x1 जिसको चेक करना है ना, ये सब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सो हमें चेक करना है कि दिस, अच्छा मुझे 0 पे करना ना, दिस मोर देन एप्सिलॉन, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फिर से 1 माइनस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी मॉड x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो 1 माइनस, सेम तरीके से ब्रेक कर लो इसको। सो प्रोबेबिलिटी मॉड खोल दो आप, तो मॉड खोल दोगे तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अभी इसको और ओपन करो। एक मिनट, हाँ अंकल मुझे बुला रहे हो? अच्छा हाँ, तो यहाँ से क्या होगा? 1 माइनस एंड इसको ब्रेक कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास CDF एट प्लस एप्सिलॉन माइनस CDF एट माइनस एप्सिलॉन। चेक कर लो। ठीक, तो किसका CDF? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। अब सेम तरीके से यूज करो, बताओ क्या आएगा। तो अब पुट करो इसको यहाँ पे। सो ये आपकी आ जाएगी 1 माइनस प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन तो 0 1 के बीच है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर n माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन पे? 0। यस, तो ये आपकी 0 हो गई। तो अब आपके पास आ गई 1 प्लस, सेम स्टोरी आ गई। सॉरी, ये 1 माइनस एप्सिलॉन फिर से आ गई ना, वही आ गई जो पहले आई थी। 0 याद है। तो फिर से वही हो गया कि लाइक सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड xn more than epsilon n from 1 to infinity, this converges, ये हो गया। So this is finite, and if and only if
xn converges almost surely to 0। तो ये हो गया, बाकी सब हो गया, ठीक है ना। तो ये अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो कई बार डेफिनेशन से डायरेक्टली ना ये थ्योरम्स इजीली सॉल्व कर देता है, थ्योरम इक्विवेलेंट है उसके, तो थ्योरम्स इजीली सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को, ये है। चलिए तो थोड़े आगे बढ़ते हैं अब। सो आगे तुम्हारे पास ये है, अच्छा जैसे हम अभी थ्योरम लिख रहे थे ना, तो वो तो जैसे ये लिखा था ना कि xn कन्वर्जेस इन सेकंड मीन टू x, तो दिस इंप्लाइज, ये हमने लिखा था कि e ऑफ xn की जो लिमिट होगी वो ex होगी, e ऑफ xn स्क्वायर की जो लिमिट है, यहाँ एक रियल नंबर पे कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब लिमिट है। एंड ऑल्सो अगर ऐसा हो रहा है तो वेरिएंस ऑफ xn भी कहा जाएगा, वेरिएंस ऑफ x, ये बहुत ऑब्वियस है ना। तो ये वाला कौन सा कन्वर्जेंस है, ये सीक्वेंस वाला कन्वर्जेंस है ना, ऊपर कुछ नहीं लिखा ना मैंने, तो इसका मतलब है दिस एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मतलब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगी, इसमें लिमिट लगाएंगे ये आ जाएगी, इसमें लिमिट लगाएंगे ये आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों इसको इंप्लाई कर रहा है, तो कुछ नया नहीं है, सो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देख लो तो इनफैक्ट अगर ऐसा बोलता मुझे, मान लो xn x पे जा रहा है एंड इसी में ऐड कर दे yn कन्वर्जन सेकेंड मीन टू y, तो आगे ये भी लिख सकते हैं कि कोवेरिएंस बिटवीन xn yn विल कन्वर्ज टू कोवेरिएंस बिटवीन xy, या e ऑफ xn yn, e ऑफ, e मतलब मीन है, प्रोडक्ट मीन, तो xn yn की मीन की जो लिमिट होगी वो exy आ जाएगी, है ना। तो ये आप यहां तक लगा लो, सब में n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, नहीं yn y पे करते हैं, गलती से x लिख दिया ना, yn y पे कन्वर्ज कर रही है, तो ठीक है ना, yn कन्वर्ज टू y, अगर x पे ही जाता तो yn माइनस xn, ये भी एक थ्योरम है, तो इन सब में मैक्सिमम सेकेंड मोमेंट यूज हो रहा है। इनफैक्ट EXY जो है ना वो सेकेंड मोमेंट ही बोलेंगे इसको हम, है ना। EXY जैसे है ना, x इंटू वाई की डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल में, x स्क्वायर y है तो उसकी डिग्री 3 है, तो डिग्री इन ऑल टोटल है, तो ये भी सेकेंड मोमेंट ही है। ठीक है, अच्छा एक देखो, अभी ऑब्जर्वेशन हमने क्या नोट किया है कि जैसे आपने ये नोट किया होगा अभी तक कि जैसे हमने पढ़ा था, मान लो xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x एंड yn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू y, यहां से स्टार्ट करते हैं। देन क्या होगा, सिंपली a टाइम xn प्लस b टाइम yn, दिस विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू क्या होगा, हाँ ax प्लस by, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम स्टोरी होगी, सेम स्टोरी होगी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की, मतलब चलो हटा दो इसको, तो यही स्टोरी है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की, और यही स्टोरी होगी तीसरे वाले की, किसकी, जो स्ट्रॉन्गर कंडीशन है ना। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे वीक कंडीशन है,
यही वाली रिजल्ट होगी ट्रू सेकेंड मीन में, इनफैक्ट rth मीन में लिख सकते हो आप। तो है ना, तो इनफैक्ट सेकेंड मीन के बजाय आप rth मीन में लिख लो, ये है। लेकिन ये रिजल्ट ट्रू नहीं है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, और इसीलिए स्लट्स की लेमा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इसी को समहाउ मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसी रिजल्ट को, है ना। बाकी भी ट्रू है इसमें, प्रोडक्ट वो सब कर सकते हो आप, तो यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमने देखा था इसी को मैनेज करने के लिए वो स्लट्स की लेमा आया था, कि वहां ये कहता है कि लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला होल्ड नहीं करता है। तो आपने वहां ये देखा कि ओके, तो ये स्लट्स की लेमा था कि लाइक xn कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x एंड yn कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू k। तो इस केस में कहता है कि ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि xn प्लस yn या इनफैक्ट axn प्लस byn, वैसा भी सोच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो होल्ड कर देगा। सो यहां से ये वाली चीज कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x प्लस k, है ना। और इनफैक्ट ये सब रिजल्ट डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट में ट्रू होगा। तो इसी थ्योरम का नाम ना स्लट्स की लेमा था, या स्लट्स की थ्योरम, यही थ्योरम लास्ट वाला जो है ये था, क्योंकि ये रिजल्ट कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रू नहीं है, ये तीनों में है। ठीक है ना, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट हमने लिखा था पहले, ये लिख चुके हैं ना कि xn yn ये यहाँ होल्ड करेगा एंड ये वाला xn yn यहाँ होल्ड करेगा। इस पे सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ थर्ड में नहीं होगा एंड फोर्थ में भी नहीं होगा वो। ठीक है, क्योंकि थर्ड का डेफिनेशन ऐसा है कि xn माइनस एक्स की पावर r और yn माइनस वाई की पावर r। सो उसकी लिमिट वो है xn yn माइनस एक्स वाई की पावर r। उसको लिख नहीं पाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे आगे अगर मान लो ऐसा होता है कि जैसे अभी लिख रहा था ना xn कन्वर्जेस टू x, मान लो ये ऑलमोस्ट श्योरली, एंड जो कह रहा था yn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू y, नहीं x ही कर दो इसको x। तो क्या रिलेशन आएगी x y में, अगर xn कन्वर्ज कर रही है x में और yn कन्वर्ज कर रही है x में। अच्छा एक मिनट, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि या मैं ऐसा y अलग अलग क्यों लूँ, तो उस केस में तो x और yn से है ना, दो अलग अलग तो वो नहीं होगा, तो इक्वल ही हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मेरा मतलब सीक्वेंस सेम ही रहेगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, ठीक है, ये अगर मैं ऐसा बोलूँ, मान लो कि कन्वर्जेस टू y,
xn converges almost sure to x and xn converges almost surely to y, then what is relation between x and y? यहाँ ये है देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y, ये 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू वाई ऑलमोस्ट श्योरली, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई ऑलमोस्ट श्योरली फिर मेजर थ्योरी के टर्म में चला जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया कि x इज इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एंड सेम रिजल्ट्स होल्ड फॉर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, यही सेम रिजल्ट यहाँ भी होगा। अच्छा वही लिखना चाहिए ना कॉपी करके। तो मतलब अगर यहाँ पे है इन प्रोबेबिलिटी आरएथ मीन, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सेम चीजें आएगी यहाँ भी। लेकिन ये रिजल्ट जरूरी नहीं है ट्रू होगा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा क्यों है ना, ऐसा एग्जांपल ढूंढ सकते हैं फिर हम लोग कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x एंड yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, मतलब xn दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसका क्या मतलब है? अगर मैं ऐसा लिखता हूं मान लो जैसे xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, इसका मतलब है कि xn की CDF n टेंड्स टू इंफिनिटी पे x के CDF के इक्वल है ना, और वहां से y के CDF के इक्वल है। तो दो CDF इक्वल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो इक्वल जरूरी नहीं होगा, है ना। ओके ओके, पता प्रॉब्लम क्या है, यहां बोलना चाह रहा है कि दोनों रैंडम वेरिएबल इक्वल है ना, इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, बट वहां पे क्या है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे सोचो ये रिजल्ट ट्रू क्यों नहीं हो रहा है, सो अगर मैं ऐसा लिखता कि मान लो x लास्ट वाला एग्जांपल ही तो सकता है, वो जो यूनिफॉर्म वाला था, जैसे x1 इन डिस्ट्रीब्यूशन में 0 को कन्वर्ज कर रहा था, हाँ। xn जो इन डिस्ट्रीब्यूशन में 1 को कर रहा था, हाँ बट x1 एंड xn आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देखो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वहां तो अलग अलग है ना। आप कह रहे हो हमने पहले nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिया था और एक फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स लिया था, तो हमारा सैंपल कहाँ से आया था, यूनिफॉर्म 01 से। तो हमारा जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्ट किया था 1 पे और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्ट किया था 0 पे, लेकिन वो अलग अलग है ना, यहाँ सेम सीक्वेंस है। अच्छा हाँ। तो यहाँ पे पता है क्या है, कहने का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं ये लिख दूं, अगर ये थ्योरम है ना कि xn converges in distribution to x and xn converges in distribution to y, so then probability x is equal to y will not be 1। क्यों? क्योंकि किसी दो रैंडम, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी CDF ऑफ xn CDF ऑफ y। अब आप सोच रहे होंगे ये और ये तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट क्या होती है, सेम ही होगी ना। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, fn की लिमिट ये है और उसी fn की लिमिट, दो अलग अलग लिमिट है, तो अगर ये दोनों डिफरेंट हुआ तो क्या बोलेंगे इसके बारे में, कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है। हाँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये और ये इक्वल है। तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ आप ऐसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो मतलब यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा कि CDF ऑफ x at t is equal to CDF of y at t for all t belongs to R, मान लो ऐसा लिख दो।
बट ये दोनों अलग अलग चीज है। अब आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे कि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, इसकी मीनिंग अलग है और इसकी मीनिंग अलग है। इसका डेफिनेशन क्या है जो अभी लिखा है, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? सेम डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां आप ये बोल सकते हैं कि x और y का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि x और y को इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। एग्जांपल देख लो, जैसे x है बाइनोमियल 2 कॉमा, अभी कुछ दिन पहले लिखा था मैंने हाफ, एंड y है बाइनोमियल 2 कॉमा हाफ। आप निकालो जरा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी, क्या 1 आएगी? इंडिपेंडेंट है दोनों, ऐसा होगा? नहीं तो चेक करो, 1 नहीं आएगी। सो यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि वो इक्वल है, मतलब एक्स वाई इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो इसको बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा x इज इक्वल टू वाई ऑलमोस्ट श्योरली। तो ऑलमोस्ट श्योरली का वैसे मतलब होता है विद प्रोबेबिलिटी 1। तो यहां पे क्या है, ये दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका ये मतलब नहीं x इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, तो ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल यही दे दिया मैंने, आप चेक करो, ये 1 नहीं आएगी, दिस विल नॉट गिव यू 1 x इज इक्वल टू वाई। बट यहाँ पे क्या है, एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ ओके है कि लाइक एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई। तो एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन होगा, बट एक्स इज इक्वल टू वाई प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगी। एग्जांपल है। बाकी केस में ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी भी कॉमन आएगी। तो मतलब दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज नहीं करेगा, ये चीज है। तो यहाँ पे सीडीएफ आ गया ना, तो दो रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ तो इक्वल ही होंगे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, लेकिन वो रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, है ना। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम में नॉट बी इक्वल। तो यहाँ बोल रहा है कि इक्वल होंगे रैंडम वेरिएबल, यहाँ बोल रहा है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इक्वल नहीं होंगे ना। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगी, ये कहने का मतलब है। तो ये वाला केस यहाँ नहीं आएगा। तो इसीलिए ये केस इसको इंप्लाई नहीं कर सकता, तो फोर्थ थ्योरम है। और क्या रिजल्ट है? अभी चलिए कुछ गेट के क्वेश्चंस देख सकते हैं। अच्छा, एक दो और रिजल्ट लिखता हूं जो क्वेश्चन हेल्प करेगा सॉल्व करने में। सो एक दो और लिख लो, है ना। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि ऐसा हो इफ, मान लो xn कन्वर्ज करिए इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x एंड mod xn minus yn converges in probability to 0, then yn converges in distribution to what? बताइए। सर x होगा। x होगा, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, सिंपल आप देखिए क्या हो रहा है कि xn माइनस yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, ठीक है ना। तो इसलिए कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0। तो यहाँ पे xn, अगर xn का डिस्ट्रीब्यूशन x है तो yn का भी डिस्ट्रीब्यूशन x ही होगा। अच्छा, जैसे आप ये जानते हो, यहाँ पे क्या जानते हो कि अगर मान लो x है, इफ xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, ये कहना चाह रहा है बाकी तो लिखा ही दिया जितने रिजल्ट्स हैं। एक दो और दिखा देता हूँ जो यूज होंगे अभी।
ठीक है x। तो देखो क्या कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इंप्लाई करता है इसको, क्या ये इसको इंप्लाई करेगा, इसको इंप्लाई करेगा, यस और नो? नो सर। नो। तो इसके एवज में एक डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर ऐसा मान लो होता है, ये इन जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन एक थ्योरम ये है कि अगर xn कन्वर्ज करिए इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, देन xn जरूरी नहीं है कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट श्योरली टू x, बट xn का एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस nk ऑफ n। आप लोगों को सबसीक्वेंस पता होगा, सीक्वेंस सीरीज में डिस्कस किया था। जैसे एग्जांपल के लिए कोई सीक्वेंस मान लो 1 0 1 0, अभी के लिए 1 0 इस तरह से, तो 1 1 1 1 इसका एक सब सीक्वेंस है, 0 0 0 0 इसका एक सब सीक्वेंस है ना, और भी कोई ऑर्डर हो सकता है, तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो एक ऐसा सब सीक्वेंस हमें n के मिलेगी, n की, तो n हमारा क्या है 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो कुछ ऐसे इंडेक्स आप चूज कर लोगे, n के क्या है उसी का सब सीक्वेंस है, n नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 5 10 इस तरह से एक सीक्वेंस बना लो, वो n के का सीक्वेंस होगा। n का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 सो ऑन, n के होगा 1 5 10 या 11 15 इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से। तो एक सब सीक्वेंस n के एग्जिस्ट करेगी, n की सच दैट खुद xn नहीं बट xn के विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू x, ये गारंटी है। तो ये एक रिजल्ट है। दूसरा ये है, हाँ थोड़ा सा proof कर दीजिए ना। अच्छा प्रूफ करूं, प्रूफ बहुत ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखो इसका, ऊपर ऊपर भी चले। हाँ तो डेफिनेशन लिखो ना तुम इसका, तो डेफिनेशन से दिख जाएगा तुम्हें, इसका प्रूफ ऐसा बुक में मिल जाएगा, तुम्हें चेक करो थ्योरम किसी बुक में मिलेगा, वहां प्रूफ मिल जाएगा इसका। तो पहले जो प्रूफ करने का पहला टेक्निक ये होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखो और इसका डेफिनेशन लिखो। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये चीज है। तो इसका डेफिनेशन लिखो और इसका डेफिनेशन लिखो और कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो बीच के वही स्टेप्स देखने हैं, इन जनरल तो होगा नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी, वही लिमिट इनसाइड शिफ्ट हो जाएगी। तो वो कहना चाह रहा है कि वो लिमिट बाहर शिफ्ट करने में जरूरी नहीं हमेशा इक्वल होगा, बट कोई सबसीक्वेंस के लिए ओके होगा। अब ये प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क, कर सकते हो प्रूफ, लेकिन मुझे खुद देखना पड़ेगा पहले, ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे प्रूफ आता नहीं है। ट्राई करेंगे, टाइम किल होगा, ये चीज कर तो सकते हैं, तो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा प्रूफ, फिर हम ट्राई कर सकते हैं। ये तो नेक्स्ट ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जैसे अगर मान लो ऐसा है, इफ जो Sn आपके पास है, Sn सबको बताइए समेशन xi i फ्रॉम 1 to n है, तो यहां रिजल्ट क्या होता है, देन Sn जो है अगर कन्वर्ज करती है इन प्रोबेबिलिटी टू, मान लो आप कोई नया रैंडम नंबर मान लो y, तो ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, दिस Sn विल आल्सो कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू द सेम रैंडम वेरिएबल। तो यहां इफ एंड ओनली इफ होगा, कब, Sn के लिए। ये सिर्फ Sn के लिए है ना, तो इस तरह से कि सम ऑफ अगर रैंडम वेरिएबल है, so that will converge in probability to y if and only if that will converge almost surely। in general true नहीं है हर रैंडम नंबर सीक्वेंस के लिए, बट सम के लिए हो जाएगा, तो सम के लिए ओके है ये। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि तुमने एक चीज नोट किया यहाँ पे क्या हो रहा था, जो डिस्क्रीट वाले हमने एग्जांपल्स देखे हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला था, तो यहाँ तो चलो ये हो गया, और ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था, डिस्क्रीट नहीं था। यहाँ पे डिस्क्रीट वाले जो हमने एग्जांपल लिए थे ना, हाँ वो था ना सर, ये वाला इससे लेकिन पीछे। अगर यहाँ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ हमने इंडिपेंडेंट यूज किया, इंडिपेंडेंट यूज किया था मैंने, बर्नौली वन वाइड में इंडिपेंडेंट यूज किया था मैंने, है ना, इंडिपेंडेंट, इसके प्रूफ में इंडिपेंडेंट यूज किया था मैंने, ये बर्नौली है ना ये। तो x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है, डिस्क्रीट है, तो ये तो यूनिफॉर्म वाला था,
सो दैट डजंट कन्वर्ट्स ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, है ना, ये देखा ना हमने कि 1 में, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, अच्छा यहाँ पे तो चारों ट्रू हो गया था, ये भी डिस्क्रीट था। सर हाँ, ये जो थ्योरम अभी लिखी है ये वाली प्रूफ हो रही है उससे, बर्नौली वाले से, तो क्योंकि बाइनोमियल ही तो होएगा, सम हो के तो हाँ हाँ देख गया। तो मोरलेस यही थ्योरम्स मेनली है। और जैसे है कि बाउंडेड है, ओके, सो एक थ्योरम है, इसको कनेक्ट करता है कि मान लो इफ xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x एंड ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी मॉड xn लेस देन इक्वल टू b, ये प्रोबेबिलिटी 1 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बताओ कोई, इसका क्या मतलब है? For some v belongs to R, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? मॉड xn लेस देन इक्वल टू b प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका क्या मतलब है? कि xn एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है ना, मतलब ये प्रोबेबिलिटी 1 है ना, मतलब xn बाउंडेड सीक्वेंस है। सो ऐसा हो कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, और xn अगर बाउंडेड सीक्वेंस हुआ देन xn विल कन्वर्ज इन rth मीन टू x ऑल्सो। जैसे बर्नौली वाले केस में इसको चेक करो, जैसे बर्नौली में क्या था, xn कन्वर्जन इन प्रोबेबिलिटी टू 0 आया था, और वो बर्नौली में क्या है, सपोर्ट 0 या 1, तो हमेशा 2 से लेस बोल दो कि मॉड xn लेस देन 2 1 ही आएगी। तो वो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी थे, कन्वर्जेंस rth मीन भी आई थी, चेक करो, आई थी ना, ऑलमोस्ट श्योर फेल हुआ था बस। सो अगर बाउंडेड है और कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी में, तो वो इन rth मीन में भी कन्वर्ज करेगी। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं गेट का जो आया हुआ है, आप लोगों ने ट्राई किया है, उसके बाद देखते हैं और थ्योरम बचा हुआ था। एक और था जो शायद पहले मैं लिखा चुका था, कि उसमें ये था कि ये कब इंप्लाई करेगी इसको, जैसे हमने कहा था इफ xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, ठीक, एंड xn इज डिक्रीजिंग, क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस, मतलब इसको मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, तो x पे ऐसा क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगा कि ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्ट हो जाए x में। ये थ्योरम मैंने लिखा है तो उस दिन, देख लेता हूं क्या है, मैं भूल गया। रेस्ट्रिक्शन है डिक्रीजिंग एंड समथिंग और है, xn इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस था। हाँ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, आई थिंक लास्ट टाइम में मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस लिखे थे ना, तो मैं आपने जीरो पे कन्वर्ज किया उसको। हाँ ठीक है, हाँ डिक्रीजिंग सीक्वेंस 0 के लिए लिखाए थे ना, वो 0 के लिए स्टेटमेंट था ना। सो ये 0 के लिए स्टेटमेंट है एक्चुअली, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है,
xn इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, xn जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, हाँ, तो xn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको थोड़ा और अपडेट कर लो, ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसमें लिखा है नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल्स, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो ऊपर जो वर्ड थ्योरम का है वो ये है, xn is strictly decreasing sequence of positive random variables, मतलब सारे random variables पॉजिटिव है, x1 x2 xn, देन उस केस में xn कन्वर्ज कर जाएगी ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, सो कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, देन 0 पे भी कन्वर्ज कर जाएगी। जस्ट एग्जांपल देना तो। हाँ, जैसे एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि कोई ऐसा देखिए जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू बढ़ाओ तो उसका घटती जाए वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए कि कोई ऐसा अगर ले लूं मैं xn बराबर 1/n, हाँ ये बराबर आप मान लीजिए जैसे कहीं दे रखा है दिस इज 1, मान लो यही ले लो आप, तो ये इस पे, अब इसको चेक करो आप, क्या ये कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो आप इसकी, हाँ बर्नौली वाला एग्जांपल लिया था, उसमें ये लेकिन बर्नौली में सपोर्ट क्या है 0 1, तो यहाँ हो सकता है x1 की वैल्यू 1 हो और x2 की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, तो यहाँ वैसा सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, मतलब xn डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाए तो उसकी वैल्यू घटती चली जाए, ये xn एक फंक्शन है n का, तो n की वैल्यू जैसे बढ़ाए xn की वैल्यू घटती चली जाए, तो यहाँ तो दो सपोर्ट में दो वैल्यू है, तो हो सकता है x1 1 हो, x2 0 हो जाए, x3 फिर 1 हो जाए, x4 फिर 0 हो जाए, इस तरह की सिचुएशन भी आ सकता है, तो मतलब ये हमेशा डिक्रीजिंग तो नहीं रहेगा, तो इस तरह के केस आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे, और तो ये एक एग्जांपल हो गया एक रैंडम वेरिएबल जो डिक्रीजिंग रैंडम वेरिएबल है, n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रैंडम वेरिएबल के वैल्यू घटते चले जा रहे हैं, ये है। इनफैक्ट आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत आई थिंक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे है ना, तो ये 0 आ जाएगी, तो ये ओके होगा। अब चेक कीजिए ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 और ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इन प्रोबेबिलिटी टू 0 और ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 होगा, चेक कीजिए। अगर इसमें मैं प्रूव करने की कोशिश करूं तो मतलब अगर ऐसा होगा ना तब जाके ऐसा हो जाएगा, तो कोई एक ये चेक कर लीजिए, वो चेक कर लीजिए, तो उसके लिए मुझे चेक करना होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 0, मान लो अगर मैं मोर देन एप्सिलॉन लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी 1/n मोर देन एप्सिलॉन। अच्छा, तो यहाँ से हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी n लेस देन 1/एप्सिलॉन, और ये क्या आएगी, या एप्सिलॉन लेस देन 1/n, ये प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, या अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन लेके चलता तो क्या होता 1/n लेस देन एप्सिलॉन, वो याद है आपको स्टेटमेंट क्या था, कौन सा थ्योरम था वो जो हम मैथ्स में पढ़ रहे थे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that, ये था ना, तो तो यहाँ पे है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी लेस देन 1/एप्सिलॉन होगी, तो एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, 1/एप्सिलॉन कोई नंबर होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, एप्सिलॉन तो बहुत लार्ज है, तो इसको छोटा तो कर नहीं पाएगा ये, तो ये 0 आ जाएगी, चेक कर लो।
अगर उल्टा लेके चलता मैं यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन करके चलता, लेस देन आता, तो यहाँ एन मोर देन 1 बाई एप्सिलॉन होता, सही बात है। एप्सिलॉन आप कुछ भी ले लो, एन मोर देन एक मिल ही जाएगा आपको कोई ना कोई, ये है, तो ओके हो जाएगा। एंड ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस के लिए आप क्या चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, तो प्रोबेबिलिटी एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन ये आपको अब चेक करना है। सो प्रोबेबिलिटी 1 बाई एन मोर देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा मॉड एक्स एन 1 बाई एन आ जाएगा मोर देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से आ जाएगी इसके सीरीज निकालने से बेटर लिमिट लगा लो, है ना। तो एक काम करो, वो वाला तरीका लगाओ जो आप अभी कर रहे थे ना। हमारे पास दो रिजल्ट था ना, उसमें ये था कि एक्स एन कन्वर्स 0 इफ एंड ओनली इफ, एक तो था कि हम ये यूज करें कि एक्स एन इज 0 फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एम, एक ये वाला यूज कर रहे थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 दिखा दो, या ये था कि लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस 0, है ना वही, तो यहाँ था n मोर देन इक्वल टू m, दिस इज मोर देन एप्सिलॉन, तो ये 0 दिखा दो। या एक और हमने यूज किया है, एक तो वो सीरीज वाला था कि सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, या तो दिखा दो ये फाइनाइट है, यही चीज है। तो देख लो कौन सा दिखा पाएंगे यहाँ पे हम। अच्छा, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ जो मैं स्टार्ट किया था, हाँ स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, सो प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन है ना, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, तो बताओ एक्स एन की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होने की इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू में से सेटिस्फाई करेगी इसको, फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, आप एप्सिलॉन कुछ भी चूज करो मोर देन 0, मॉड एक्स एन ज्यादा हो जाए एप्सिलॉन से, so how to write this, तो इसका CDF क्या होगा, ये तो डिजेनरेट है ना, ये तो डिजेनरेट है ना, तो इसका CDF क्या होगा, यहाँ से अगर आप CDF तरीके से सोचो तो ये आ जाएगी 0 when x less than 1 by n, यही ना, and 1 when x Yes, sir. more than equal to 1 by n, Equal to 1. ये है। तो यहाँ से इसका CDF, मैं CDF के टर्म में सोचता हूँ तो क्या होगा, तो CDF के टर्म में अगर लिखे आप तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये आपका आ जाएगा xn तो पॉजिटिव ही है ना, xn लेस देन एप्सिलॉन, तो 1 माइनस CDF ऑफ x एट एप्सिलॉन, क्या लगता है एप्सिलॉन पे क्या आंसर आएगा। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, तो जब एप्सिलॉन लेस देन 1 बाई n है, जब एप्सिलॉन मोर देन 1 बाई n है, तो अलग अलग। तो जब एप्सिलॉन लेस देन 1 बाई n है, ये क्वेश्चन कहीं मिला था मुझे, सो क्या आंसर आएगा बताइए। एप्सिलॉन अगर तो जैसे एप्सिलॉन अगर लेस देन 1 बाई n है तो 0 आ जाएगी सिंपली CDF, ओके, तो ये 0 आ जाए तो 1 हो जाएगी वो तो, और जब एप्सिलॉन मोर देन 1 बाई n है तो 1 आ जाएगी, तो ये 0 आ जाएगी। सो कौन सा ट्रू है इसमें, तो हम n टेंस टू इंफिनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो जब n टेंस टू इंफिनिटी ले रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, n टेंस टू इंफिनिटी पे हमारा 0 हो जाएगी।
तो हम इसको कैसे प्रूफ करें? इसको अगर हम देखें, अच्छा 1/n की सुप्रीमम वैल्यू कितनी होती है? 1/n जो है उसकी नहीं 1/n की जो, अच्छा लिमसुप जो आएगी उसकी, अगर लिमसुप की बात करें हम तो 0 आएगी। 0 मोर देन एप्सिलॉन? नो, तो 0 ठीक है, यहीं से आ जाएगा। जैसे लिमसुप भी तो था ये ना, यहां से देख लो, इतना क्यों करना है। इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी लिमसुप ऑफ xn मोर देन एप्सिलॉन, है ना। सो लिमसुप ऑफ xn मोर देन एप्सिलॉन, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए। तो चेक कर लो लिमसुप कितनी आएगी इसकी 1/n की 0, और 0 मोर देन एप्सिलॉन, तो सही तो है। तो 0 मोर देन एप्सिलॉन कौन है? देखो ये तुम्हारा इसी डेफिनेशन, ये कहां से आया है? यहाँ लिमसुप लगा सकते हो, लिमिट बाहर लगाया मैंने, लिमिट बाहर नहीं लगाऊंगा तो यहाँ मैं लगाऊंगा लिमसुप। तो लिमसुप ऑफ xn मोर देन एप्सिलॉन, xn मेरा 1/n है, xn यहाँ 1/n है, तो 1/n की लिमिट सुप्रीमम वैल्यू, 1/n तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, 1/n तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, तो 1/n की लिमिट कितनी होती है? सीक्वेंस 1/n की लिमिट क्या होगी? 0 ना, तो उसकी लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों 0 होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में थ्योरम है। तो लिमिट सुपीरियर 0 हो गया, तो 0 मोर देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में मेरा क्या है? पॉजिटिव है ना, तो क्या 0 मोर देन एप्सिलॉन हो सकता है किसी भी एप्सिलॉन के लिए? तो प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी पक्का, तो मतलब कन्वर्ज कर इसी डेफिनेशन से। यहाँ से इतना वहां करके सीधा आप लिखो xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है ना कि फॉर एनी एप्सिलॉन दिस 0 विल बी मोर देन एप्सिलॉन, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ये इम्पॉसिबल इवेंट आ रहा है 0 मोर देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 0 है, तो हो गया यहाँ से। तो ऐसे कर लो, इतना लंबा चौड़ा करने की। हालांकि मैंने कुछ जगह और किसी और तरीके से भी देखा, इस तरीके से भी कर रखा है, बट ठीक है अभी इससे ही कर लो सिंपली। तो यहाँ से ये भी था इसी, क्योंकि इसमें 3-4 है ना, वो अब देखना कहाँ कौन सा सुटेबल बैठता है। तो ये था कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी लिमिट सुपीरियर ऑफ मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी 0। तो वही हमने अभी कर लिया, और इसी को एक्सपैंड करते हैं तो ये बनता है जाके, तो यहाँ पे लिख देते हैं n मोर देन, सुप का डेफिनेशन लिखोगे n मोर देन इक्वल टू n, फिर m टेंस में लगा लो, तो ये आता है। एनीवे ठीक है, हम कुछ गेट के क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हुए हैं, वरना टाइम निकल जाएगा ना। तो गेट में जो क्वेश्चंस आए हैं, आप अगर ट्राई करके आओ तो सीधा सीधा बताओ, नहीं तो सर्च करते हैं। तो देखिए मैं सर्च करता हूँ, बताइए। किस ईयर का है बताइए? अच्छा असाइनमेंट, चलिए असाइनमेंट ही ओपन कर लेते हैं, तो ड्राइव में होगा वो। सो लिमिट थ्योरम नाम से जो असाइनमेंट है वही ना। बताइए कौन सा क्वेश्चन? ये चलो, तो ये तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से इजीली हो जाता है। देखिए सर वो 2 - xi भी तो कुछ नहीं, बस ट्रांसफॉर्म करना है थोड़ा सा। हाँ बस वो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये। तो देखो यहाँ सिंपली क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। देखिए मैं लिखता हूँ Zn को, ध्यान से देखिए। अब ये है माइनस लॉग, तो पहली बात तो पावर है, पावर क्या आएगी बाहर, आप देखो बस मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, तो 1/n बाहर, माइनस पहले से है तो माइनस 1/n बाहर, अब 1/n बाहर आ चुका है। अब लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं आप? समेशन ऑफ लॉग ऑफ दिस। सम में, हाँ तो चलिए समेशन ऑफ
log of 2 minus xi Sir. I from 1 to n, तभी क्या किया, वो बाहर आया समेशन ऑफ log ऑफ दिस। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो इसको बैलेंस, मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है अभी log 2 कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस log 2 चेक कर लीजिए, ये वही चीज है जो पहले लिखा हुआ है, हाँ यस सर। ठीक ओके। अब इसका xi आपका क्या है, xi का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 2, 2 माइनस xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सर सेम ही होगा। 2 माइनस xi अपॉन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 1 01 यूनिफॉर्म 0 1, और माइनस log 2 माइनस xi अपॉन x 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, exponential 1 एक्सपोनेंशियल 1। चलिए यहीं से काम हो जाएगा। देखिए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर ये माइनस मैं इधर बुला लूं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखिए एक बार ठीक से। सो अब क्या हो रहा है एक्चुअली, ये माइनस 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n, माइनस हटा के प्लस कर देता हूं, माइनस यहां शिफ्ट कर देता हूं। सो माइनस log 2 माइनस xi अपॉन 2, यही माइनस यहां भी आएगा, तो माइनस समेशन log 2 n फ्रॉम 1 to n, 1 to n मतलब माइनस 1/n को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस माइनस को इनसाइड शिफ्ट किया, क्योंकि अब आप देखिए ध्यान से। सो इसको मैं अगर लिख देता हूं, इसका कुछ नया नाम दे देता हूं, मान लो wi, ठीक, तो ये क्या है 1/n समेशन wi, और wi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, exponential 1 एक्सपोनेंशियल 1, तो ये w बाहर हो गया, माइनस इसको समेशन log 2 है, n टाइम ऐड करेंगे n log 2, n log 2 अपॉन n, minus log 2 तो माइनस log 2 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, w बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू, सर एक्सपोनेंशियल 1 है ना, जी w बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट, तो ये wi है आपके पास एक्सपोनेंशियल, कितना सोच रहे, एक्सपोनेंशियल 1 का मीन क्या होता है, हाँ 1 होता है। तो फिर इतना क्या सोचना है, w बार कन्वर्जेस इन ऑलमोस्ट श्योरली टू ew, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेम चीज कहता है जो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है, Strong law of large numbers हाँ, हाँ क्योंकि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ew, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है दिस कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू e ऑफ w, हो गया, तो ये यूज कर रहे हैं हम कि w बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ew, w का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, तो 1 माइनस log 2, ये log 2 है ना, सेम रहेगा कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब log 2 ये ln 2 है, आप कैलकुलेटर में देखिए ln 2 1 माइनस ln 2 निकालिए क्या आएगा, ln 2 लिया या log 2 क्लिक किया है, उसमें दो टैब होते हैं अक्सर बच्चे, ln हाँ है ना, कैलकुलेटर में log हम, 0.307 हाँ तो 1 minus हाँ 1 माइनस कीजिए ln 2, 1 minus ln 2 की वैल्यू 0.693, 693, अब आंसर मैच कर लीजिए, ये होगा, चेक कर लीजिए, नहीं फाइनल आंसर 0.307, वो ln 2 की वैल्यू वो ln2 की वैल्यू, अच्छा ln 2 की फाइनल बताइए, आप फाइनल बताइए, हाँ 0.307 वही कर रहा हूँ, ऑप्शन में आप मैच कर लीजिए, यही आएगा, अब चेक कर सकते हैं, जैसे ये कह रहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसको 0.31 लिख के आना पड़ेगा, 31 लिख दो 30 लिख दो, दोनों सही रहेगा, क्योंकि वो रेंज जब इसको दिया हुआ तुम देखोगे, अब मैं दिखाता हूँ रेंज इसका। सो जो रेंज इस क्वेश्चन में देता है वो तुम्हें, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5वां था ना, तो इसने दिया है आंसर की इसमें, तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर उसने दे रखा होगा, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें तो, हाँ 0.27 से 35 है, तुम 30 लिख दो, 31 लिख दो, 32 लिख दो, 34 लिख दो, तब भी सही है ना, तो ये काफी सफिशिएंट रेंज देता है, ये ऑफिशियल की का रेंज है ना,
जो ऑफिशियल आंसर की है, तो आप 3-0 कर दो, 3-1 कर दो, तब भी सही है। हाँ सर, नीचे भी उसने 0.32 से 0.42 काफी बड़ी रेंज दी। हाँ, वो काफी सफिशिएंट रेंज देगा, तो तुम्हारी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट बताइए जिन्होंने ट्राई किया है, 5वां हमने किया अभी। सो आइए इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए 46 नंबर, ये गेट 2022 का है, तो ये दिख गया तो इसको कर लीजिए। ये गेट 2022 का है। अरे यार, इसको हटाए नहीं थे, चलो इसको काटना पड़ेगा। बताइए, ट्राई करो क्विकली, तो मुश्किल नहीं है, आसान से ही दिख रहा है कि आपको पीएमएफ दे रखा है। आपको ये पीएमएफ है, सपोर्ट में 2 वैल्यू है, 0 और 1, सॉरी 0 और n। क्विकली ट्राई करके बताइए मुझे आंसर आप लोग। और ये लास्ट लाइन तो थ्योरम ही है, अभी लिखा था ना हमने, there exists a subsequence xnk of xn such that xnk converges to x almost surely। ऐसा कब होगा? सर वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर रही होगी तब। तो ये चेक कर लो, अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू भी हो जाएगा। और D हो गया। यस ए बी ट्रू हो रहा था, तो सी डी में नहीं कर पा रहे थे, बट सी डी भी हो जाएगा उस थ्योरम से। सी तो ऐसे आसान है, और सी वाला नहीं होगा। मतलब सी तो ऐसी आसान है, इसमें बस मीन निकालना है मुझे xn का। तो अगर e ऑफ xn मैं अलग से निकाल लूं तो क्या होगा? इसका सपोर्ट है 0 इंटू दिस n इंटू दिस, क्या बनाएगा? तो 0 प्लस n/n+1। हाँ, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी आपकी? गलत आएगा सर, हाँ, C गलत आएगा। तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये तो 1 आ गया, और x है डीजेनरेट एट 0, अच्छा हाँ, ex कितना आएगा? हो जाएगा ना। x दे रखा है ना यहाँ पे, तो हाँ यहाँ 0 हो जाएगा। तो ex 0 आ गया। दोनों इक्वल आया क्या? नहीं, हाँ वही ना। इसलिए गलत है। ये लिखने का मतलब होता है इनका ये चीज, जब ऐसा लिखा हो ऊपर कुछ नहीं दिया है डैश के ऊपर, तो ये वो कन्वर्जेंस है जो सीक्वेंस में था, है ना? या तो ऊपर d लिखा होगा, p लिखा होगा, as लिखा होगा या r लिखा होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो रियल नंबर में जो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस है वो है ये। मतलब लिमिट ऑफ exn बराबर ex, इसका मतलब ये है, ये चेक करना है आपको सिंपली। तो ये इक्वल तो है नहीं, तो गलत हो गया। अब सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करना है, तो इसका सीडीएफ लिख लो। अगर मैं इसका आपको सीडीएफ लिख के बताऊं तो सीडीएफ तो आसान है, सर सीधा सीधा वो दिख रहा है। 0 x लेस देन 0, और जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन n, तो मोर देन 0 में 0 वाला आ जाएगा, n/n+1, और x मोर देन इक्वल टू n, तो जस्ट 1 आ जाएगी। अब इसमें आप n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लीजिए, क्या मिलेगा? तो जब आपने लगाया तो 0 when x less than 0, 1 when x more than equal to 0, वो उसी का सीडीएफ आ गया। तो ये इसी x का सीडीएफ आ गया। तो इसका मतलब ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। तो ये कांस्टेंट पे जा रही है, तो कांस्टेंट पे जा रही है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, जिसका डीजेनरेट रैंडम मतलब कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, तो 0 पे जा रही है, इसका मतलब ये भी ट्रू, और b ट्रू है तो d ट्रू है, थ्योरम था। तो a बस चेक किया तो a से b और b से d आ गया, इसके लिए अलग से मीन निकालना था। सो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि xn converges in distribution to 0, so if and only if xn converges in probability to 0, ये है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है क्वेश्चन। ये तो डेल्टा मेथड से आपने कर ही लिया होगा पहले ही, तो ये अभी आगे आएगा, ये है ना कोल्मोगोरोव-सिनो मेथड, ये डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का क्वेश्चन है ये, और ये कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैम में भी, तो जैम में ही कर लिया।
हाँ ये भी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का है, तो ये अभी कहीं नॉन पैरामीट्रिक में आएगा कोलमोग्राफी। और ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का रख दिया है इसने, और ये तो फंक्शन का है, तो क्वेश्चन ये कर रहा है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ा था ना, अब चेक। अच्छा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कुछ दिन पहले हमने पढ़ी है, ये क्वेश्चन शायद तब डिस्कस नहीं किया था। नहीं, आइए जरा चेक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम यूनिफॉर्म क्वांटिटी पढ़ रहे थे, उसमें एक ही क्वेश्चन हमें मिला था डायरेक्टली, तो एक ही क्वेश्चन किए थे हमने, वो साइन वाला था ना, x साइन x वाला क्वेश्चन किया था जब यूनिफॉर्म क्वांटिटी पढ़े थे हमने। अभी क्या कह रहा है देखिए जरा। सो ये कह रहा है कि क्योंकि ना कॉन्टिन्यूटी सिर्फ जैम में है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी सिर्फ गेट में है, तो ये कह रहा है कि f 0 से इन्फिनिटी टू r में एक फंक्शन है जो r रियल नंबर है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू पूछ रहा है। तो अगर f बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है तो ये थ्योरम ही है, तो है ना। अच्छा एक मिनट, बाउंडेड है कॉन्टिन्यूअस है और 0 से इन्फिनिटी है ना, तो साथ में लिमिट भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बाउंडेड का मतलब क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड? ठीक तो है ना। थ्योरम याद करो तुम, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वाला थ्योरम याद करो। कोई बाउंडेड फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट, तो यहां पे पता है जरूरत क्या पड़ेगी, 0 से इन्फिनिटी है ना, तो लिमिट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहां पे ये था कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx, ये फाइनाइट हो जाएगा तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इजीली। तो ये तो बता रखा है ना बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड का मतलब क्या होता है ना। ओके है, दूसरा देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा, नहीं, अगर ऐसा होगा तब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये फंक्शन है ना, तो 0 से इन्फिनिटी में है, तो ये थ्योरम ही था कि कोई 0 से इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी पे अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तो गलत है, उल्टा कह रहा है। ये कह रहा है f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है देन फंक्शन gx बराबर fx sin x होगा, वो भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। जरूरी नहीं है fx बराबर x ले लो। सो आपने पढ़ा था लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये थ्योरम था, ठीक। सो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अब यहां रख दो x, आप इसको fx को x रख दो, तो gx बराबर x sin x, क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगी। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगी इसकी, नॉट डिफाइंड, और इसका डेरिवेटिव अगर लो आप g डैश x, तो भी x cos x प्लस sin x, यही आएगा ना। सो डेरिवेटिव बाउंडेड तो आएगा नहीं, सो लिमिट n टेंड्स, है ना, तो ये गलत हो गया। और f अगर कॉन्टिन्यूअस है, ओके, और ये लिमिट फाइनाइट है, f कॉन्टिन्यूअस है और लिमिट फाइनाइट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, लेकिन 0 पे भी तो बाउंड, 0 तो इंक्लूडेड है डोमेन में, 0 इंक्लूडेड है ना डोमेन में, तो यहां पे 0 इंक्लूडेड है डोमेन में। सो f इज कॉन्टिन्यूअस एंड लिमिट फाइनाइट है इसकी fx की, देन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो a और d में क्या डिफरेंस है ये बस समझना है ना। कंक्लूजन तो सेम ही है दोनों का। तो f बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है, देन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, और यहां बोला f कॉन्टिन्यूअस है और लिमिट फाइनाइट है। तो बाउंडेड का मतलब तो ये होता है कि लाइक fx की जो वैल्यू होगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो भी डोमेन है इसका, 0 से इन्फिनिटी, ये मतलब है इसका बाउंडेड है। लेकिन बाउंडेड फंक्शन है ना, और जैसे एग्जांपल के लिए सो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज, तो ए या डी करेक्ट होगा, और ई इज ट्रू बोला, ये सिंगल करेक्ट है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा कोई, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। सो चेक कर लेते हैं इसका आंसर, 27 का डी है, डी है। तो इसका लॉजिक ये है क्योंकि इसने इसमें बात नहीं की है लिमिट की, तो लिमिट की जो वैल्यू है ना, हो सकता है यहाँ लिमिट ये वाला फाइनाइट ना आए, ऐसा फंक्शन मिल जाए जो लिमिट फाइनाइट ना हो, तो इसीलिए, ठीक है ना।
तो ये थ्योरम ही है कि ये कॉन्टिन्यूअस एंड एक ये लिखा है मैंने थ्योरम उसमें कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो इस तरह के इंटरवल पे डिफाइंड है, मान लो a से इंफिनिटी, तो अगर इंफिनिटी पे लिमिट फाइनाइट आ गई तो मतलब पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ये यस सर है। ठीक है ना, हाँ ये थ्योरम दिखाए होंगे। चलिए तो पहले वाले में वो लिमिट की गारंटी नहीं दे रहा पहला ऑप्शन में, इसलिए गलत है। सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मोनोटोनिक तो होता है ना? कॉन्टिन्यूअस जरूरी है मोनोटोनिक होगा? जैसे मान लीजिए sin x कॉन्टिन्यूअस है, मोनोटोनिक नहीं है। नहीं, हाँ ऐसे कर। ओके, हमने थ्योरम लिखाया होगा ना यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में, क्या लिखाए होंगे? मोनोटोनिक वाला भी था। तो ये तो हमने भी कर लिया, पांचवा छठा, और वो कर ही लिया। ये क्या है? कन्वर्जेंस। ये कीजिए, ये कर लिया आपने, ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस पे है ये। आइए ट्राई करते हैं। तो ये तो कल ही मुझे लगता किया था, उस टाइप का ही है। देखिए कर क्या है। तो ये भी ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे है। तो कह रहा है कि एक्स एन अल्फा जो है सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक। और यहाँ पे बता रखा है कि जो, हालांकि ये बर्नौली है ना, 0-1 सपोर्ट है इसका। तो आप चेक करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन अल्फा वाला, एक्स एन अल्फा जो है ये एक्चुअली बर्नौली है, जहां पे 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/n⁻² अल्फा। तो हमने कल किया था इस तरह क्वेश्चन, तो कल किया था ना अल्फा वाले क्वेश्चन, वही तो है ये जहां अल्फा। तो देखो क्या कह रहा है, तो ये बर्नौली, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी बता तो रखा है, इतना क्यों करना है, सीधा सीधा हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपसे बड़ा आना चाहिए था। ठीक है ना। तो देखो, तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन अल्फा मोर देन एप्सिलॉन, पहले ये फाइंड करते हैं, है ना। हमें ही चाहिए ना ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, है ना, कि बोल रहा है कि ये 0 है ना, दिस एक्स एन अल्फा कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। तो इसका डेफिनेशन वही था, इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस, इसका सीरीज कन्वर्ज करेगी। पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन अल्फा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब लेस देन एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन आप कुछ भी चूज कर लो, 0 हमेशा इसमें आएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू है ना 0 तो हमेशा आएगी। तो 1 माइनस 0 पे क्या है? तो दिस। तो कहने का मतलब एट द एंड ये बचेगा 1/n⁻² अल्फा। अब इसका सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए, यही था थ्योरम। सो थ्योरम है कि यस सर, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 इफ एंड ओनली इफ इसकी सीरीज, मतलब 1/n⁻² अल्फा की सीरीज फाइनाइट हो, इफ एंड ओनली इफ है। अब खुद आप बताइए कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? ग्रेटर देन हाफ। जब 2 अल्फा जो होगा, 2 अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो अल्फा एग्जैक्टली 1/2 से ज्यादा होगा। अब ध्यान दो, एस सेट की बात कर रहा है, तो एस सेट मेरा आया वैसा अल्फा जिसके लिए हो। तो एस सेट आया हाफ से लेके इंफिनिटी, ये है ना। इंफिनिटी तक। अब इसका इन्फिमम क्या है? आ जाएगा। तो, है ना, तो इन्फिमम हाफ, आंसर इज हाफ, 0.50 आंसर है, चेक कीजिए। ठीक है, तो इन्फिमम क्या होता है सेट का? लिस्ट अप, सॉरी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर तो हाफ इन्फिमम है ना, तो हाफ से छोटी बहुत सारी वैल्यू होगी इस सेट में ना। इसका लोअर बाउंड जैसे 0 है, -1, -2, सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? तो हाफ ही है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज द हाफ, इन्फिमम। तो इन्फिमम ऑफ दिस सेट एस इज हाफ। चेक कर लीजिए, हाफ आंसर है, चेक कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे था। तो गेट में ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा जो ऑलमोस्ट श्योर पे होगा और आपसे नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा सारे क्वेश्चन, है ना। इसलिए गेट आप देखिए एक बार 2023 से 2019 तक या उससे पहले वाले भी। जनरली ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, थ्योरम के स्टेटमेंट याद है तो वैसे ही हो जाएंगे। देख लीजिए बाकी सारे, ये सब तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हैं, तो बाकी सब सेंट्रल लिमिट थ्योरम के। ये कीजिए, ये देखिए यहाँ पे कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, 0.5 years का। ठीक है ना, 0.5। ये भी ट्राई कीजिए, ये ऑलमोस्ट श्योर पे है। आइए इसको ट्राई करते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे है। अरे यार
इसको आगे नहीं बढ़ाए थे। क्या चल रहा है? तो बाकी और कोई होगा नहीं, बाकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम या उस पे होगा। तो आइए क्या कह रहा है ये कि x के बी द सीक्वेंस ऑफ IID बर्नौली रैंडम वेरिएबल, जहां p मतलब ये है कि xn जो है बर्नौली p है। तो आपसे पूछ रहा है 1/n xk की पावर k विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट? आप खुद ही बताइए मुझे। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहां कन्वर्ज करेगी ये? अच्छा, लेकिन यहां पे क्या रखा है? समेशन। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या इन्होंने ब्रेक कर रखा है? पावर k की वैल्यू 1 2 3 4। अच्छा, यस सर। तो इसको जरा ओपन करो, क्या बनेगा ये? वैलिड होता। ये बनाएगा क्या? पहले बात ये बताओ, बनाएगा क्या? 1/n क्या बनाएगा ये? ऐसे बनाएगा। अरे x1 + मेरे x2 भाई तुम ये सुनो, अगर x बर्नौली p है, सपोर्ट तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, Yes, तो sir. x की पावर k का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? सर वही रहेगा पर हाँ, बर्नौली p रहेगा, चाहे k तुम कोई नेचुरल नंबर ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? ये कोई नया रैंडम, सर इसको ये कोई नया नहीं है, वही x है, तो ये वही चीज हो गया। ये सो दिस इज नथिंग न्यू, अरे हो गया। दिस इज सेम एज समेशन xi फ्रॉम 1 to n। पावर तुम कुछ भी लगा दो, बर्नौली ही रहता है। बर्नौली का पावर कुछ भी ले लो, बर्नौली ही रहेगा, है ना, ये थ्योरम है। तो दिस कन्वर्ज टू ex, कर लो इसका, P और ex कितना आता है ना? 0 इंटू 1 माइनस p, 1 इंटू p, है ना? तो p आ गया, हो गया बस। तो कोई नया नहीं है, तो ये जस्ट घुमाने के लिए तुम्हें। तो यहाँ एक थ्योरम यूज हुआ कि बर्नौली और पावर कुछ भी लो, बर्नौली होगी तो ये x ही है, बस हो गया ऑलमोस्ट। और ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज किया यहाँ पे, हो गया। तो सारे क्वेश्चन हो गए, चेक कर लीजिए आप। तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस मतलब जो एक्स्ट्रा है वो सब हो गया, इसमें कुछ बचेगा नहीं आपका। तो ठीक है, तो बाकी कुछ तो अगली क्लास में, अगली कुछ क्लासेस छुट्टी रहेंगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने। मतलब घूमने क्या, हम लोग खड़गपुर में भी रहते हैं ना, तो कोलकाता में दुर्गा पूजा अच्छा होता है, तो लोग बोले चलो घूमने चलते हैं, तो वहीं जा रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन वहीं रहेंगे, तो देखते हैं। क्लास जान वाली तो शायद हो सकती है, वो भी श्योर नहीं है। तो ये तो पक्का बंद रहेगी 9 to 11 वाली, 6 to 9 का हम सोचेंगे, ये है। तो ठीक है ना, अभी मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट क्लास में एस्टिमेशन में जो एक्स्ट्रा है वो कराऊंगा, मतलब जब 9 to 11 जब भी होगी, तो हम पहले इसमें जो एक्स्ट्रा है वो करेंगे, फिर इसमें जो एक्स्ट्रा है वो करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टोकेस्टिक प्रोसेस से, ठीक है। फिर जब लीनियर अलजेब्रा 6 to 9 में जो लीनियर अलजेब्रा चल रहा है अभी, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें जो एक्स्ट्रा बचेगा 6 to 9 में जब लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो इसमें बचेगा वो कंप्लीट करेंगे, है ना। तो उसके बाद तब तक हम लोग स्टोकेस्टिक प्रोसेस करेंगे। सो अभी कुछ क्लासेस और चलेंगी जिसमें एस्टिमेशन में जो एक्स्ट्रा है, जैसे मिनिमल सफिशिएंसी, एंसिलरी है ना, एंसिलरी की बस थ्योरम, ये सब करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग में जो एक्स्ट्रा है वो करेंगे। फिर बाद में जो 4 टॉपिक बचते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो हो जाएगा। जी सर। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू।